हाँ, तो डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर में अब अपन पढ़ेंगे बोल्ट के बारे में। तो पिछली क्लास में अपन ने ब्लैक बोल्ट के बारे में पढ़ लिया था। फोकस देखें इसका, हो गया। अब इसके बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं। कभी थ्योरी क्वेश्चन आ गया तो उसके लिए काम में आएगा, वरना नहीं आता है। थोड़े से बोल्ट के और प्रकार देख लें। ब्लैक बोल्ट अपन ने पढ़ा था। अब एक ये है टर्न्ड बोल्ट, दिख रहा है? हाँ। इसको फुल स्क्रीन कर लेते हैं। ठीक है, ये टर्न्ड बोल्ट, इसको घुमा लो। इसका एक और नाम है, क्या है? क्लोज टॉलरेंस बोल्ट। टॉलरेंस का मतलब क्या है? हाँ, टॉलरेट करने का मतलब ये है कि सहना। तो क्या चीज़ सहन? जैसे मैं बोलूँ कि अनिकेत बहुत टॉलरेट कर लेता है किसी दोस्त की गलती को, तो मतलब तुम क्या सहन कर रहे हो? गलती को। तो टॉलरेंस जो रहता है ना, ये वो रहता है जो अपन लिखते हैं ना प्लस माइनस। जैसे यहाँ से ब्यावरा की दूरी है 20 किलोमीटर, प्लस माइनस मान लो लिख दिया 2 मीटर, तो इसका मतलब ये लिमिट है गलती की। तो ये अगर आप टॉलरेट कर रहे हो तो मतलब इतनी गलती आपको चल जाएगी। क्लोज टॉलरेंस का मतलब ये कि कम गलती सहन कर पाता होगा, है ना। ये सिमिलर टू अनफिनिश्ड बोल्ट है, लेकिन इसका जो शैंक है इस बोल्ट का, वो हेक्सागोनल रॉड से बनता है। टॉलरेंस जो अलाउड होता है वो केवल 0.15 मिलीमीटर से 0.5 मिलीमीटर तक का ही होता है। ये एक्सपेंसिव होते हैं और ये स्पेशल जॉब में उपयोग में लाए जाते हैं। इसके बारे में इतना ही, ज़्यादा इसका आएगा नहीं। हाई स्ट्रेंथ बोल्ट, अब इसकी क्या ज़्यादा होगी? फिर नाम ये है तो स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी ना। मेड फ्रॉम बार्स ऑफ मीडियम कार्बन स्टील, मतलब इसमें कार्बन मीडियम मात्रा में। द बोल्ट ऑफ प्रॉपर्टी क्लास 8.8 एंड 10.9। अब अगर 8.8 लिखा है तो इसकी याद करो, इसकी एक तो होती है अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, वो कितनी होगी? 800, और इसकी 1000। फिर उसमें 0.8 का मल्टीप्लाई करेंगे 800 में, तो इसकी यील्ड स्ट्रेस आएगी 660। ठीक है, तो 800 गुणा 0.8 640, और इसमें 1000 मल्टीप्लाई 0.9 करेंगे तो क्या आएगा? 900। वो इसकी आएगी यील्ड स्ट्रेंथ या यील्ड स्ट्रेंथ। हाँ, आर। दीज बोल्ट डू नॉट हैव वेल डिफाइंड यील्ड पॉइंट। ये होता है माइल्ड स्टील का वेल डिफाइंड यील्ड पॉइंट होता है, जो ग्राफ ऐसा बनता है। तो एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ अपन कह सकते हैं यील्ड पॉइंट आ गया, अगर इस प्रकार का ग्राफ है तो। इनमें ग्राफ ऐसा बनता है, हाँ ऐसा। तो कौन सा पॉइंट यील्ड पॉइंट है वो पता नहीं चलता है। ठीक है, थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ। बट हैव टेंसाइल स्ट्रेंथ हायर देन ब्लैक बोल्ट, उससे ज़्यादा मजबूत है, तभी तो इसका नाम हाई स्ट्रेंथ बोल्ट है। यील्ड स्ट्रेस पता नहीं चलता है, तो ऐसे में कभी भी कोई आपसे पूछे तो याद रखना, प्रूफ लोड से निकालते हैं यील्ड स्ट्रेस, या प्रूफ लोड से संबंधित जानकारी को हम यूज़ करते हैं, उपयोग करते हैं। प्रूफ स्ट्रेस कैसे लेते हैं? अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस का 0.7 टाइम्स ले लेते हैं, जो भी आएगा। यह बोल्ट शुड बी समवॉट ओवर स्ट्रेस्ड। इसका मतलब क्या है मैं बताता हूँ। जैसे अपन नट टाइट करते हैं, बोल्ट टाइट करते हैं, तो टाइट हो गया हाथ से बढ़िया। अब और टाइट करेंगे तो क्या होगा? टूट सकता है, ओवरलैप हो सकता है। नहीं, आवाज़ एक नई चीज़ सुनो। इसमें नहीं दिख रहा होगा, मैं नीचे करता हूँ। ये 2 प्लेटें हैं, इनमें ये बोल्ट लगाया, ये है इसका शैंक, है ना। यहाँ पे इसमें हाथ से नट कस दिया, फिर इसको और थोड़ा सा अपन ने पाने से कसा, तो ठीक है। अब ऐसा हो गया कि ये पूरा टाइट हो गया है।
एक टाइम ऐसा आता है जिसके बाद और टाइट करने में बहुत ताकत लगती है। उस टाइम पे क्या होता है, जब और भी ज़्यादा टाइट होने के बाद भी इसको कसते जाते हैं, तो वो एक इस प्रकार का लोड इसमें लगाता है, बाहरी लोड, जिससे कि ये खिंच जाते हैं, ये लंबे होने लगते हैं। साथ ही साथ वो इनको भी थोड़ा सा दबाने की कोशिश करता है प्लेट को। प्लेटों का एरिया ज़्यादा होता है, ये नहीं दबती हैं। होता यही है कि मुख्यतः ये थोड़े से खिंच जाते हैं। और आप सोचो स्टील के बार को खींचना है ना, कितना मुश्किल बात है। 1 mm भी अगर स्टील के रॉड को खींचना है ना, 1 mm भी अगर खींचना है तो बहुत ज़्यादा लोड लगाना पड़ता है। तो वो इसको 3/4, 3/4, मतलब अगर आपने इसको कस कस के टाइट कर दिया, उसके बाद 1 घंटे की सुई जितना घूमता है ना, उसको अपन बोलते हैं 3/4। 3/4 और एक्स्ट्रा घुमाते हैं। 3/4 घुमाने से जितने ये इसके थ्रेड की दूरी है आपस में, शैंक में, इसमें देखो डायग्राम में, उतना इसको ये खींच देगा। समझ रहे हो? तो ये जो लिखा है ना 3/4 टर्न एक्स्ट्रा देते हैं, इंस्टेड ऑफ, मतलब बजाय कि 1/2 टर्न, 1/2 टर्न देते हैं दूसरे बोल्ट में। इसमें 3/4 टर्न देते हैं, एक्स्ट्रा 45 डिग्री टर्न देते हैं। किसको? जो नट रहता है उसको। ठीक है, ठीक है। स्पेशल टेक्निक यूज़ होती है टाइटनिंग में, क्योंकि ज़्यादा ताकत लगती है इसमें। तो स्पेसिफिक इनिशियल टेंशन बोल्ट में आ जाती है, क्योंकि ये खिंचाव में है। इसको आपने खींच दिया एक्स्ट्रा, तो अभी हमेशा टेंशन में रहेगा ना। अंदर की तरफ इसके रिकवरी करने वाले स्ट्रेस लागू होंगे, वो इंतज़ार करेंगे कि जैसे ही आप इसको बोल्ट ढीला करो तो वापस अपनी पुरानी पोजीशन में लौट के आए, है ना। तो ये हमेशा इनिशियली टेंसाइल पोजीशन में रहेगा। ये बाहरी लोड बाहर की तरफ है, आंतरिक लोड, आंतरिक स्ट्रेस अंदर की तरफ रहते हैं टेंशन में। याद नहीं है कि? याद है ना सर। चल कोई बात नहीं, याद नहीं है तो याद कर लो। चुप हो गए एकदम। इसकी वजह से क्या होता है, दोनों प्लेटों के बीच में सफिशिएंट फ्रिक्शन डेवलप हो जाता है, ये बता चुका हूँ मैं। और 2 प्लेटें जो आपस में टाइट करी हैं, उनके बीच में आपसी लोड इतना ज़्यादा हो जाता है कि इनके बीच में फ्रिक्शन डेवलप हो जाता है। और जब भी एक मेंबर दूसरे मेंबर के अपोजिट खींचते हैं, तो बोल्ट के ऊपर तो बाद में लोड आता है, पहले तो इनका फ्रिक्शन ही उसे रोकता है हिलने से। ठीक है, इसलिए ऐसी ग्रिप को अपन बोलते हैं हाई स्ट्रेंथ फ्रिक्शन ग्रिप, HSFG। इस फ्रिक्शन की वजह से जॉइंट में स्लिप नहीं होता, जो कि ब्लैक बोल्ट में होता है, क्योंकि ब्लैक बोल्ट में हम 3/4 टर्न नहीं देते हैं। ऐसे HSFG बोल्ट या कनेक्शन को हम बोलते हैं नॉन स्लिप जॉइंट या फ्रिक्शन टाइप कनेक्शन। इसमें जब आप कनेक्शन की स्ट्रेंथ निकालोगे ना, तो एक एक बोल्ट की कितनी मजबूती वो नहीं निकालते हैं। वो भी इम्पोर्टेंट है वैसे तो, पर ये भी निकालते हैं कि इनके बीच में फ्रिक्शन कितना डेवलप हो रहा है, और फ्रिक्शन की वजह से स्लिप होने से पहले कितना लोड कनेक्शन सहन कर सकता है, ये भी निकालते हैं। ठीक है, और फ्रिक्शन बहुत मजबूत चीज़ है। जैसे अगर किसी ट्रक में टायर नहीं हो, ऐसे ही उसको ज़मीन पे टायर वायर निकाल के चपटा रख दिया है, फिर उसको आप धक्का दो, मतलब उसका चक्रा भी हटा दो, फिर उसको आप धक्का दो, तो फ्रिक्शन रोक रहा है, उसको आप सरका नहीं पाओगे, बहुत मुश्किल है। इनिशियल टेंशन जो बोल्ट में होती है उसे क्या बोलते हैं? प्रूफ लोड। ये प्रूफ लोड शब्द आ रहा है, मतलब समझिए सेफ्टी का लोड है, जो पहले से ही ऑलरेडी लगा हुआ है, बिना किसी बाहरी बल लगने के बावजूद भी लगा हुआ है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, अच्छा नहीं आ रहा। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन बोल्ट हेड एंड लेइंग सरफेस, ये लेइंग आना चाहिए, इज कॉल्ड स्लिप फैक्टर। ये दिया हुआ रहेगा IS कोड में, चिंता मत करो। अब बोल्ट टाइट करने की मेथड कौन कौन सी है, हो सकता है इसके ऊपर एक कुछ क्वेश्चन आ जाए थ्योरी वाला। तो एक तो होता है स्मग टाइट, जब स्लिप रेजिस्टेंस कनेक्शन में ज़रूरत नहीं है, मतलब फ्रिक्शन ग्रिप नहीं चाहिए, और बोल्ट ज़्यादा टेंशन में नहीं खींचे जा सकते,
तो मतलब ज़्यादा उसको टाइट करेंगे तो टूट जाएंगे, बोलिए ऐसा नहीं करना है अपन को, ज़्यादा टाइट नहीं करना है। तो इट इज़ एंश्योर टू ब्रॉट द लोड ट्रांसमिटिंग पाइल्स इनटू इफेक्टिव कांटेक्ट बाय गिविंग फ्यू inacts of the impact wrench or a full effort of a man using the ordinary spurt wrench। इसका मतलब ये है कि नट टाइट करते वक्त जब अपन पाना लगा के नट हाथ से टाइट करते हैं तो कितना टाइट करना है, ये एक तो ये तरीका है कि स्मग टाइट करना, मतलब जब हाथ से घूमना बंद हो जाए तो किसी चीज़ से ठोक ठोक के थोड़ा बहुत जितना हो पा रहा हो आराम से उतना टाइट कर दो, समझ गए। ट्रक के टायर को टाइट करते देखा है कभी? उसमें तो जितना टाइट हो चुका ना उसके बाद भी उसके ऊपर कूद कूद के और टाइट करते हैं, वो स्मग टाइट नहीं है, वो एक्स्ट्रा टाइट करते हैं। स्मग टाइट मतलब अपन घर में नॉर्मल जैसे मिक्सी वगैरह खोल ली उसको टाइट कर रहे हैं तो नॉर्मल जितना हो पाएगा कर लें, ऐसा नहीं कि टूट जाए मिक्सी की बॉडी है ना, वैसा टाइट करना स्मग टाइट है। हाँ थोड़ा टाइट कर दिया तो उसके लिए थोड़ा बहुत ये इम्पैक्ट व्रेंच के, व्रेंच मतलब वही पाना जिससे अपन कसते हैं, ठीक है, ये व्रेंच के ऊपर थोड़ा बहुत इम्पैक्ट दे देते हैं, फ्यू इम्पैक्ट इनएक्ट्स ऑफ इम्पैक्ट्स ऐसा कर देते हैं। और एफर्ट ऑफ मैन, इंसानी एफर्ट से ऑर्डिनरी व्रेंच से जितना हो पाए उतना, स्पेशल इक्विपमेंट टाइट करने वाले लेके आने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे टाइटनेस को बोलेंगे स्मग टाइट, ठीक है। अब अगर HSFG बोल्ट यूज़ करें जिसमें नॉन स्लिप या फ्रिक्शन ग्रिप टाइप के कनेक्शन देने हैं तो फिर मेथड ऑफ टाइटनिंग कैसी करनी है इस पर निर्भर करता है कि टाइप ऑफ बोल्ट कैसा है। कमज़ोर बोल्ट को ज़्यादा टाइट कर दिया तो भी कोई मतलब नहीं है, वो टूट जाएगा, और मजबूत बोल्ट को कम टाइट कर दिया तो फिर मतलब इसलिए नहीं है क्योंकि ज़बरदस्ती आप महंगा बोल्ट लगा रहे हो, टाइट उतना कर नहीं रहे हो, पैसे भी तो बचाने हैं। किसी ऐसे व्यक्ति को आईफोन दे दो जिसको कभी फ़ोटो ही नहीं खींचने, सिर्फ फ़ोन पे बात करनी है अपने, करेंगे दादा जैसे, तो वो भी बेकार है। तो ऐसे ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के बोल्ट लगा दो और टाइट करना नहीं है उतना, तो फिर क्या मतलब, समझ गए। तो ऐसे में कुछ कुछ तरीके और देख लो। टर्न ऑन द नट, अच्छा ये सब आप अगर दिमाग में सोचोगे, इमेजिन करोगे, आपने भी नट टाइट कर रखे हैं तो आप हर चीज़ की छवि बना सकते हो दिमाग में, है ना। हाँ इमेजिन कर सकते हो, अच्छा शब्द बोले, टर्न ऑफ द नट। अब ये अंग्रेजी शब्द हैं, जैसे अपने यहाँ बोलते हैं नाचन जाने आंगन टेढ़ा, ऐसे आप भी पहली बार सुन रहे हो तो ऐसा लग रहा है, बाकी यह सामान्य चीज़ है बहुत। इस मेथड में क्या करते हैं, ये सबसे सिंपल है और सबसे कॉमन मेथड है, इसको पार्ट टर्न मेथड भी बोलते हैं। इसका मतलब ही यही है, पार्ट टर्न मेथड, मतलब फुल टर्न मेथड नहीं, पार्ट टर्न है। आफ्टर बोल्ट स्नग टाइट होगा, जब बोल्ट को ऐसे ठोक ठोक के पानी से हाथ से थोड़ा बहुत और झटके देके जितना टाइट हो सकता कर दिया, उसके बाद आफ्टर द बोल्ट आर स्मग टाइट, उसके बाद ईच नट इज फर्दर, मतलब फिर से टाइटन्ड, फिर से टाइट करते हैं टू स्पेसिफिक टर्न। स्पेसिफिक टर्न मतलब कितना घुमा रहे हो, जैसे रेगुलेटर घुमाते हैं ना पंखा तेज करने को, तो कितना घुमा दे वो एक फिक्स है, जैसे 1/2 या 3/4 अपन ने देखा था। तो स्पेसिफिक टर्न डिपेंडिंग ऑन लेंथ ऑफ बोल्ट एज प्रिस्क्राइब्ड इन IS 4000। अभी IS 4000 अकेला सिर्फ इस चीज़ का होगा, बोल्ट के बारे में होगा। ये इंटरेस्टिंग है, मैं पढ़ूंगा इसको, देखूंगा। और ये ना कुछ कुछ ऐसे ही रहते हैं जैसे 4-10 पन्ने के ही रहते हैं IS कोड, पर बड़े मज़ेदार लगते हैं पढ़ने में। कभी भविष्य में ऐसा हुआ, कभी सिंगापुर की कंपनी में नौकरी लगी है, ऐसी कई जगह जहाँ पे इसका काम हो रहा है, कंस्ट्रक्शन स्टील का, तो ऐसे थोड़े बहुत ही पढ़ के चले जाना, क्योंकि अच्छी कंपनियों में ना इंटरव्यू ईमानदारी से होता है, तो वहाँ ऐसी चीज़ पढ़ के चले जाओगे तो बहुत फ़ायदा रहता है, ठीक है। तो टर्न ऑफ द नट में क्या कर रहे हैं, जितना टाइट हो सकता था कर दिया हाथ से सामान्य लोड से, उसके बाद और चाहे कितनी ताकत लगानी पड़ जाए और एक्स्ट्रा ताकत लगा के उसको या तो 1/2 या 3/4 या जितना IS 4000 में दिया है उतना और एक्स्ट्रा घुमा के टाइट करना है। ऑब्वियसली इसमें फिर वो मजबूत वाला बोल्ट यूज़ करते हैं। डायरेक्ट टेंशन इंडिकेटर टाइटनिंग, इसमें टेंशन कितनी डेवलप हो रही है टाइट करते करते वो मेज़र करने का तरीका रहता है। डिपेंडिंग अपॉन दैट वो टर्न करते आते हैं मशीन से, ये काम मशीन से होता है। फिर एक है कैलिब्रेटेड व्रेंच टाइटनिंग या टॉर्क कंट्रोल मेथड। इसमें ये रहता है कि नट को पाने से कसते कसते
कितना टॉर्क डेवलप हो रहा है जिससे कि वो टूट ना जाए, उसको मेजरमेंट करने का तरीका या तो उनके पास रहता है या उनके पास पहले से कैलिब्रेटेड रहता है। एक एक डिग्री टाइट करने, एक्स्ट्रा टाइट करने में कितना टॉर्क डेवलप होता जा रहा है, या तो उनके पास पहले से डाटा रहता है। उस हिसाब से ये टूटे ना उस हद तक ये टाइट करते हैं, या जितना इनकी डिज़ाइन में या IS कोड में लिखा है उस हिसाब से। आपको इन सब की डिज़ाइन नहीं करनी है, आप टेंशन मत लो। ये सब आपको देख के लग रहा है कि आगे क्वेश्चन ऐसे ही आते होंगे कि बताओ फलानी जगह 15 मंजिल की एक इमारत बनानी है, तो बताओ उसमें 13वीं मंजिल की दूसरी बीम में हम कितना नट टाइट करें। ये क्वेश्चन नहीं आते हैं। क्वेश्चन कैसे आते हैं वो अब अपन देखने लग जाएंगे तो आपको आसान लगने लगेगा। ठीक है, एक चीज़ और, बोल्ट के एडवांटेज क्या क्या है? एक तो बोल्ट को कसना बहुत आसान काम है ना। मेरा 6 साल का बच्चा भी कस लेता है। तो कोई भी मजदूर बड़ा थोड़ा ताकतवर वाला हो और जिसको डर नहीं लगता ऊंचाई से, वो बिल्डिंग में चढ़ चढ़ के बीम सब कस लेगा। पुल वुल जो बनते हैं रेलवे के देखे ही होंगे। अनस्किल्ड आदमी भी कस लेगा। वेल्डिंग में स्किल्ड आदमी चाहिए, रिवेट में आपको नहीं पता है, स्किल्ड आदमी चाहिए। हाँ, और उसमें 4 आदमी चाहिए एक रिवेट को लगाने में, और वो भी कई बार गलत लगने के कारण उसको वापस से हाँ इंस्पेक्शन भी करते हैं उसका, फिर उसके बाद उसको करेक्शन भी करते हैं। उसके लिए एक अलग से क्वालिटी मैनेजर चाहिए रहता है। दूसरा इसका फ़ायदा है कि इसमें नॉइस नहीं होती। अब ऐसा नहीं है नॉइस नहीं होती, नॉइस तो होती है पर बहुत कम। रिवेट की खटखट अगर आपने कभी सुनी जीवन में सुनी ना आपने, तो आप खुद बोल दोगे कि ये तो नॉइस लेस है, इसमें तो नॉइस हो ही नहीं रही, जो हो रही हो तो कुछ भी नहीं। और क्विक फैब्रिकेशन इसलिए है क्योंकि याद करो रिवेट में क्या बताया था, रिवेट को पहले गर्म करते हैं इतना कि वो चेरी रेड हो जाती है, उसके बाद ठोकते हैं, तो जब तक गर्म होने में टाइम लगता है। इसमें क्या है, नट डाला, वो बोल्ट डाला और टाइट कर दिया, तो इसमें थोड़े से क्विकली काम हो रहा है। स्पेशल इक्विपमेंट या प्रोसेस की ज़रूरत नहीं है जैसा कि रिवेट में या वेल्डिंग में ज़रूरत पड़ती है। वेल्डिंग में बिजली नहीं है तो स्पेशल इक्विपमेंट है तो वो नहीं चलेगा, बिजली नहीं है तो नहीं हो पाएगा। इसमें कुछ नहीं चाहिए। फास्ट प्रोग्रेस ऑफ वर्क। अब ये क्विक फैब्रिकेशन को एक अलग तरीके से इसमें लिख दिया। इसमें एक्चुअली एक और फैक्टर है। क्विक फैब्रिकेशन इसलिए लिखा है कि जल्दी जल्दी जोड़ पाते हैं, लेकिन कार्य की प्रोग्रेस ज़्यादा इसलिए लिखी है क्योंकि कार्य कैसे होता है, मान लो रिवेट से जोड़ना है 2 बीम और कॉलम को, 2 कॉलम और 1 बीम को, मान लो कॉलम खड़े कर दिए। उसके बाद अब अगर मान लो उसे वेल्ड करना है तो ऐसा तो है नहीं उस बीम को कोई हाथ से पकड़ के खड़े रहेगा और इंतज़ार करेगा वेल्डिंग वाला आएगा। वेल्डिंग वाला जब तक वेल्डिंग करेगा, जब तक वेल्डिंग ठंडी ना हो जाए, कोई हाथ से तो पकड़ेगा नहीं। नीचे बल्लियाँ लगाने का सिस्टम स्टील में नहीं होता क्योंकि थोड़ा सा भी अगर ऊपर नीचे हो जाए तो काम होता नहीं है। रिवेट में भी 2 प्लेटों को अगर आपस में जोड़ना है तो छेद आपस में मिलने चाहिए। तो वहाँ पे भी उसको जगह पर पोजीशन पर रखने के लिए बीम को मान लो जोड़ना है तो हाथ से तो कोई जोड़ेगा नहीं, तो उसके लिए भी पहले से छेद करके थोड़ा सा इशारे के 2-4 नट से उसको कस देते हैं। ब्लैक बोल्ट इसी काम से आते हैं। इसमें वो काम डायरेक्ट ही हो जाता है, नट डाल के फंसा दो, बाकी सारे कसते रहो, आखिरी में उसको भी कस दो। तो इसमें इसलिए प्रोग्रेस ऑफ वर्क भी जल्दी है और क्विक फैब्रिकेशन भी है। इसमें ये एक पॉइंट एक्स्ट्रा है। माइनर डिस्क्रिपेंसीज अगर डायमेंशन में है, जैसे कि मान लो एक प्लेट में छेद हो गया 16 mm का, दूसरी प्लेट में छेद हो गया मान लो 18 mm का, तो ऐसा 16 mm का बोल्ट डाल के एक छेद में चल जाएगा, है ना। अगर कोई ज़्यादा देख नहीं रहा हो तो ढक जाता है। रिवेट में ऐसा नहीं हो पाता, तो रिवेट निकल ही जाएगी। हाँ, रिवेट निकल जाएगी। थोड़ी बहुत अगर गलतियां हो भी तो भी आदमी काम चला सकता है। कनेक्शन जो सपोर्ट लोड को सपोर्ट करने वाले हैं, वो कनेक्शन जैसे ही बोल्ट लग जाते हैं और उनको टाइट कर दिया जाता है तो वैसे ही वो कनेक्शन लोड को सपोर्ट करना शुरू कर देते हैं। वही जो मैंने बताया था, जैसे ही नट लगा के कसा, लोड लगा दो, आन दो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन रिवेट में और वेल्ड में क्या है, कूलिंग पीरियड भी चाहिए रहता है, जिसके बाद ही उसके ऊपर लोड आन दो तो ही चलेगा। हाँ, अगर स्टील गर्म रहता है तो स्टील नरम रहता है, स्टील नरम रहता है तो उसकी स्ट्रेंथ कम रहती है। ठीक है,
HSFG मटेरियल जो 50% ज़्यादा महंगा होता है और उसमें स्पेशल वर्कमैनशिप चाहिए रहती है इंस्टॉलेशन में, क्योंकि वो एक्स्ट्रा टर्न देते हैं, मैंने बताया ना, उसमें थोड़ा सा स्पेशल वर्कमैनशिप चाहिए, तो उसमें एडवांटेज भी लेकिन फिर ज़्यादा है। अगर आप बोलो कि अनस्किल्ड पर्सन चाहिए इधर लिखा है तो, लेकिन वो तो नॉर्मल बोल्ट में है। HSFG वाले में तो स्किल्ड फिर भी चाहिए ना, लेकिन फिर भी उसमें भी फ़ायदा है। एक तो उसमें स्लिप नहीं होती हैं दो प्लेट आपस में अगर जोड़ी हैं तो, और जो कनेक्शन रहता है वो फ्रिक्शन की वजह से रिजिड रहता है, जबकि बाकी जो है वेल्डिंग के और रिवेट के कनेक्शन वो पिन जॉइंट रहते हैं। मैंने बताया था अभी तुमको क्लास से पहले। ड्यू टू क्लैंपिंग एक्शन, आपस में ऐसे दबा के रखने से सैंडविच बना के जो जोड़ दिया प्लेटों को, वो क्लैंपिंग एक्शन है। क्लैंपिंग एक्शन की वजह से जो क्लिप रहती है ना कपड़े सुखाने की, वो क्लैंप कर दिया ऐसा मान लो। लोड ट्रांसमिट कहाँ से होता है? फ्रिक्शन की वजह से। एक प्लेट फ्रिक्शन से दूसरे प्लेट में लोड ट्रांसफ़र कर देती है, चाहे वो बीम हो चाहे कॉलम हो। और बोल्ट पे कोई लोड आता ही नहीं है, बोल्ट तो सिर्फ उनको बांधे रखना काम कर रही है। बाकी रिवेट में क्या होगा, एक प्लेट से लोड आएगा बीच की कनेक्टिंग बोल्ट में, फिर वो रिवेट में, फिर रिवेट से अगले प्लेट में आता है, इसमें डायरेक्ट ट्रांसफ़र हो जाता है। और बोल्ट में चूंकि लोड नहीं आता तो बोल्ट का शियर में और बियर में फेलियर होता ही नहीं है, चेक करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। बोल्ट की संख्या कम आवश्यकता पड़ती है, गजेट प्लेट की साइज़ कम हो जाती है। गजेट प्लेट क्या होती है मैं बताता हूँ। अब जैसे मान लो आपको पुल देखा ही होगा, रेलवे का फाटक, जैसे मैं इसमें बनाता हूँ, ये देखा होगा रेलवे का। अब इनको आपस में जोड़ना है तो कैसे जोड़ें? जैसे ये एक 3D स्ट्रक्चर है, इनको आपस में ऐसे नहीं जोड़ सकते। अरे हाँ, जैसे ये एक मान लो जैसे ट्रेन की पटरी रहती है ना, ऐसा आई सेक्शन है मान लो, या मान लो एंगल सेक्शन है अगर इससे देखें तो, और एक ये भी है मेंबर। अब इनको आपस में अगर जोड़ना है तो ये एक प्लेन पे नहीं आते हैं, तो क्या करते हैं, एक प्लेट लेते हैं, एक प्लेट पे इसको जोड़ देते हैं, उसी प्लेट से इसको जोड़ देते हैं, उसी प्लेट में कहीं पे इसको जोड़ देते हैं, तो ये एक प्लेट से इन तीनों को जोड़ दिया है, तो ऐसा मानते हैं सब आपस में जुड़ गए। इस प्लेट को बोलते हैं गजेट प्लेट। गजेट प्लेट, ये ध्यान रखना। नहीं इस तो जैसे ऐसा रहता है ना कि तीन दोस्त आपस में रूठ के बैठे हैं, तो एक चौथा दोस्त आता है जो सबसे कॉमन टॉपिक पे चर्चा करवा के सबको सबकी दोस्ती बातचीत करवा देता, वो है दोस्त गजेट प्लेट। इसकी स्पेलिंग देखो सही लिखी कि नहीं मैंने। डबल टी ने तो सिंगल टी आता है। हाँ वही मुझे लग रहा था। GUSSET। हाँ एक ही टी आता है, GUSSET, गजेट प्लेट। तो आप जब कभी भी देखोगे दो अगर जोड़ने हैं और इस प्रकार से जोड़ने हैं, एंड टू एंड प्लेटें हैं आपस में, तो ऐसे डायरेक्ट जुड़ जाती हैं। लेकिन अगर दो से अधिक जोड़ने आपस में जिनका एंगल भी सेम नहीं है, तो फिर ये गजेट प्लेट के जरिए ही जुड़ती हैं। ठीक है, तो इसमें ऐसा रहता है कि छोटी प्लेट अगर उपयोग कर पाएँ तो पैसे बच जाएंगे ना। नहीं, इसमें ऐसा ही होता है। देखो क्या लिखा है, इसको फुल स्क्रीन ठीक दिख रहा है। बोल्ट की संख्या चूंकि कम रहती है HSFG बोल्ट में, क्योंकि बोल्ट फेल होता ही नहीं है, फ्रिक्शन ग्रिप वाला जॉइंट रहता है, तो बोल्ट कम भी लगे रहते हैं तब भी काम चल जाता है। तो चूंकि बोल्ट की संख्या कम है तो गजेट प्लेट की साइज़ भी छोटी हो जाती है। और गजेट प्लेट अगर छोटी लग रही है तो पिज़्ज़ा छोटा खरीदो तो सस्ता आता है ना, और गजेट प्लेट भी छोटी खरीदेंगे तो सस्ती आएगी।
डिफॉर्मेशन कम होते हैं क्योंकि ट्रांसफ़र लोड का फ्रिक्शन से होता है, वो बढ़िया तरीका होता है। HSFG बोल्ट वर्किंग लोड के अंडर काम करते हैं, इसलिए वो रिलाई नहीं करते रेजिस्टेंस फ्रॉम बियरिंग। बियरिंग क्या है मैं बता देता हूँ। जैसे मान लो ये दो प्लेट आपस में जोड़ी जी और ये है रिवेट मान लो, और ये भी है रिवेट। तो अगर इसको इस तरफ और अगर इस तरफ लोड एक्सपीरियंस करने मिलेगा तो क्या होगा, यहाँ पे इस प्रकार का लोड आएगा, ये बियरिंग लोड होता है। यहाँ पे इस प्रकार का लोड आएगा ना। जैसा मान लो आपकी उंगली है और कोई उसके ऊपर वजन रख के, इस पेन है, ये पेन है दिख रहा है, और इस पर मैं यहाँ पे ज़ोर से दबा रहा हूँ तो कितना लोड लगाऊंगा, एक लिमिट बाद ये चकनाचूर हो जाएगी। ये बियरिंग से फेल होना कहलाता है। नहीं, एक्सियल तब है जब इस तरफ से लोड लगता है, ये लुढ़क गया। हाँ, जब उसकी एक्सिस के अलावा, एक्सिस ये रहती है, एक्सिस जो इसके सेंटर से गुजर रही है, ठीक है। तो बियरिंग और शियर यहाँ पे लगता है, यहाँ पे ये शियरिंग लोड, बियरिंग और शियरिंग दोनों लगते हैं रिवेट में। तो अब इसके बारे में क्या बात हो रही है, कम एरिया लगता है, डिफॉर्मेशन कम। तो वर्किंग लोड के अंदर, वर्किंग लोड मतलब ये है कि प्लेटें फेल नहीं हो रही हैं, डिफॉर्मेशन नहीं आ रहे हैं, डिफॉर्मेशन आ भी रहे हैं तो रिकवरेबल है, लोड हटाने पर वापस पुरानी अवस्था में आ रहे हैं। परमानेंट डिफॉर्मेशन वाले लोड इतने अधिक नहीं आ रहे हैं, तो उसमें रेजिस्टेंस जो है, मतलब विरोध, टूटने से बचाने का लोड, विरोध, वो बियरिंग से नहीं आ रहा है, के भरोसे नहीं है, डू नॉट रिलाई के भरोसे नहीं है। होल्स यानी छेद लार्जर देन यूजुअल कैन बी प्रोवाइडेड टू ईज इरेक्शन एंड टेक केयर ऑफ लैक ऑफ फिट। तो इस कारण से क्या है, बोल्ट को लगाने के लिए जो छेद बनाए जाते हैं, जितनी आवश्यकता है उससे 1-2 mm बड़े भी अगर छेद बना दें तो भी काम चल जाता है, क्योंकि वो इतना टाइट कर देते हैं नट से बोल्ट को कि फ्रिक्शन ग्रिप बन जाती है। तो जो एक्स्ट्रा छेद में जो बची हुई जगह है बोल्ट के आसपास की, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उससे क्या होता है, थोड़ी बहुत अगर लैक ऑफ फिट आ रही है, जैसे होता है ना, अपन कोई चीज़ कसते हैं तो छेद आपस में मिल नहीं रहे हैं तो बोल्ट कसाता नहीं है, वो दिक्कत से बचने के लिए थोड़ा सा बड़ा छेद भी ये लोग दे देते हैं, तो दिक्कत नहीं आती है। ऐसी सुविधा हम रिवेट में नहीं दे सकते। हाँ, ज़्यादा बड़ा छेद कर दिया तो फिर वो बियरिंग में प्रॉब्लम आती है। पॉसिबिलिटी ऑफ फेलियर ना, नॉइसलेस फैब्रिकेशन है इसमें भी, क्योंकि टाइट करने की प्रक्रिया में शोर नहीं होता है, रिवेट को चपटा करने की प्रक्रिया में लोड होता है। पॉसिबिलिटी ऑफ फेलियर एट द नेट सेक्शन अंडर द वर्किंग लोड इज एलिमिनेटेड। क्या होता है, जब प्लेट को जोड़ते हैं दूसरी प्लेट से, रिवेट से, और उसमें अगर छेद कर देते हैं, जैसे एक नई चीज़ सीखो आ जा, जैसे मान लो ये प्लेट है, दिख रही पूरी प्लेट, इसमें यहाँ लोड लगाया है, यहाँ लोड लगाया, इसकी मान लो टी थिकनेस है, कितनी है, टी थिकनेस है, ये है इसका मान लो बी इसकी चौड़ाई है, तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना होगा, हाँ, टी इंटू बी, और जितनी भी इसकी अलाउएबल स्ट्रेस है सिग्मा, उसमें इसका क्रॉस सेक्शन एरिया का मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो लोड आ जाएगा जितना ये टूटने के टाइम तक सहन कर सकती है प्लेट। अब मान लो इसमें एक छेद कर दिया, अब क्या होगा, ये यहीं से फेल होगी, क्योंकि यहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया कम है, ये कम हो चुका है इतना, ये जितना इसका डायमीटर है ना, तो यहाँ पे अगर आप इसकी देखोगे प्लेट तो ऐसी दिखेगी, तो यहाँ पे ना इसका, सॉरी, यहाँ पे ऐसा देखेंगे तो प्लेट ऐसी दिखेगी, ये इसमें से गायब मिलेगा। तो अब इसका एरिया कितना हो गया, ये जो बी है इसमें से डी माइनस हो जाएगा। अब मान लो इसमें 3 छेद कर रखे हैं तो 3 बार माइनस होगा, है ना,
3D माइनस होगा। और तो ऐसे में क्या होगा, ये जो F हो जाएगा ये इसका कम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ फिर F क्या आएगा, सिग्मा तो उतना का उतना ही है जितना यहाँ था, T भी उतना का उतना ही है, लेकिन B में से अब कुछ ना कुछ माइनस हो रहा है ना, ये माइनस हो रहा है 3D जितना है ना। एक और केस देखो, इस प्लेट को खींच रहे हैं, कोई छेद नहीं है तो फुल स्ट्रेंथ पे टूटेगी, लेकिन छेद इस प्रकार से कर दिए तो क्या होगा। तो ऐसे में आप पढ़ोगे, इसकी खोज बड़ी मुश्किल से हुई थी, इसका इफेक्ट निकालने की कोशिश करी थी। तो ऐसे में ये क्रॉस सेक्शन है आड़ा तिरछा वाला एज्यूम करते हैं, या तो एक डायरेक्ट वाला निकालते हैं, या फिर इसको भी शामिल करना है तो तिरछा लेके जाते हैं। तो तिरछे लेने में क्या ये लंबाई ज़्यादा हो जाती है, और ये लोड से 90 डिग्री एंगल पे नहीं है। तो इसका एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला है, वो डिपेंड करता है ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस कितना है, इस पे डिपेंड करेगा कि इसकी स्ट्रेंथ कितनी निकलेगी। और इसमें इन सबको माइनस करते हुए एक ए नेट निकालते हैं, नेट एरिया। तो ये जब ज़्यादा छेद होते हैं रिवेट की वजह से तब ये ए नेट निकालते हैं, लेकिन जब दो प्लेट आपस में हाई फ्रिक्शन ग्रिप से जोड़ी है तो उसमें कितने ही छेद करें उससे कोई फ़र्क कुछ खास पड़ता नहीं है, क्योंकि वो फ्रिक्शन ग्रिप है जो कि पूरे में इफेक्टिव है। तो ये ए नेट वाला जो है, द पॉसिबिलिटी ऑफ फेलियर एट द नेट सेक्शन अंडर वर्किंग लोड इज एलिमिनेटेड। ये छेदों की वजह से कितना नुकसान हो रहा है स्ट्रेंथ को ये निकालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, तो मतलब उससे नुकसान स्ट्रेंथ को होता नहीं है, ये इसमें एक फ़ायदा है। तो फिर आखिरी का पॉइंट और देख लो, दिख रहा है। चूंकि लोड जो फटीग कॉज करते हैं, फटीग मतलब पता है क्या होता है, जैसे किसी तार को तोड़ना है तो उसको आगे पीछे मोड़ते हैं ना, फिर वो टूट जाता है, उसको फटीग बोलते हैं। फटीग यानी थकान होना, ऐसा समझिए। तो फटीग लोड ऐसा है, वो एक लिमिट से कम अगर लोड हो तो रिपीटिंग अल्टरनेट आगे पीछे वाला लोड हो भी तो भी नहीं टूटता मटेरियल। तो ऐसे केस में जो लोड फटीग कॉज करते हैं वो विंड के होते हैं। विंड एक दिशा में बह रही है, कभी दूसरी दिशा में बह रही है, या और भी इसी प्रकार के सड़क है तो वाहन के लोड हैं। तो ये लोड प्रूफ लोड के कम होते हैं, प्रूफ लोड से कम होते हैं, जितना नट को कस रखा है एक्स्ट्रा उससे कम होते हैं। तो नट में कभी भी ये लूजनिंग वाला काम और इस प्रकार का नहीं होता, उससे ये बचे रहते हैं, सुरक्षित रहते हैं। इसलिए ये जो ट्रक के बोल्ट रहते हैं उनको ये एक्स्ट्रा टाइट करते हैं, जिसमें वो बार बार ट्रक का टायर ब्रेक लगाएगा, फिर आगे बढ़ेगा, फिर ब्रेक लगाएगा। ठीक है, ये तो पॉइंट वो आगे चल रहा है। और फटिंग स्ट्रेंथ जो जॉइंट की है वो ज़्यादा रहती है HSFG वाले केस में। HSFG के फ़ायदे पढ़ रहे हैं आप, हो सकता है आ जाए सिलेबस में, समझा रहा हूँ जिससे कि वहाँ याद वापस आ जाए। ये इस मामले में वेल्डेड और रिवेटेड जॉइंट से बेहतर होते हैं, क्योंकि डायरेक्ट में एक मेंबर से दूसरे मेंबर में लोड ट्रांसफ़र हो जाता है, रिवेट में आता ही नहीं है, मतलब बोल्ट में आता ही नहीं है। तो बोल्ट आगे पीछे वाले लोड में बोल्ट नहीं टूटता या ना ही लूज़ होता है, क्योंकि प्ले नहीं होता। इसके अलावा कम लोगों में काम हो जाता है, हीटिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है, अगर आपने पहली लेक्चर को ध्यान से सुना हो तो। अल्टरेशन क्या होता है, जैसे दर्जी के अल्टरेशन करवाते हैं ना, क्या होता है वो, जैसे पेंट खरीदी ज़्यादा लंबी है तो वो सिल देता है छोटी का, बढ़िया। अल्टरेशन रिप्लेसमेंट डिफेक्टिव बोल्ट का आसानी से हो जाएगा, खोलना है, हटाना है, फेंकना है, दूसरा लगाना है, कसना है, फेंकना भी नहीं, वही भंगार में बिक जाता। इसके बाद आता है कि टेबल नॉमिनल डायमीटर छेद का कितना है। तो हमेशा देखो 12 मिलीमीटर का अगर बोल्ट है तो छेद हल्का सा बड़ा रखना पड़ेगा। 14 है तो 15, 16 है तो 18। अभी ये 1 बढ़ रहा था, अब यहाँ से 2 बढ़ने लग गए। 18 है तो 20, 20 है तो 22, 22 है तो 24, 24 है तो 26, 2 ही बढ़ रहे हैं ना। 24 से ज़्यादा अगर है तो 3 mm बढ़ाना है। तो ये ऐसा है कि ये अगर बिल्कुल कट टू कट उसी साइज़ का अगर छेद रखेंगे तो घुसा नहीं पाओगे आप छेद में। इसको चला के लगाने के लिए भी जाना चाहिए।
हाँ जगह चाहिए बिल्कुल। एज डिस्टेंस कितना होना चाहिए जिसकी तुम बात कर रहे थे, तो ये ऐसा है, कहाँ है पेन, यही है ये रहा। अब एज डिस्टेंस क्या है देखते हैं। वैसे ये सब चीज़ें मुझे अगली क्लास में पढ़ाना चाहिए। चलो फिर भी मान लो इसको एक बड़ी प्लेट से कनेक्ट करना है, तो एक तो ऑप्शन ये है कि सॉरी छींक आ गई एक तो ऑप्शन ये है कि यहाँ बीच में बोल्ट लगा दो छेद करके। मान लो अगर ऐसा छेद कर दें और यहाँ बोल्ट लगा दें जिसमें ये बहुत कम दूरी बची है, तो ज़्यादा चांस नहीं है कि इसको आप कनेक्ट कर भी दोगे तो जब इसके ऊपर लोड आएगा तो ये फट जाएगा। ऐसा होता है ना। अगर प्लाईवुड में अगर इस प्रकार का जॉइंट लगा दोगे ना तो यहाँ से निकल जाएगा, ये खुल जाएगा जॉइंट। तो ये जो दूरी है कि छेद के सेंटर की कम से कम कितनी दूरी होनी चाहिए किनोर से, इसको बोलते हैं एज डिस्टेंस। ये इसकी न्यूनतम लिमिट होती है, उससे कम अगर कर दिया तो ये कितना ही मजबूत बोल्ट लगा दिया है यही फट जाएगी, तो कोई फ़ायदा नहीं होता है ना। ये मेरे ख्याल से अब अपन ब्रेक लेते हैं, अब अगली क्लास में पढ़ते हैं, क्योंकि ये मैं शुरू कर दूंगा तो पिच गेज डिस्टेंस इसको मैं समझा के मज़ेदार चीज़ें हैं ये, इसके बेसिस पे ही हम न्यूमेरिकल कर पाओगे। ये मतलब इसके ABCD कखा समझो इस स्टील के। एज डिस्टेंस क्या है, पिच डिस्टेंस क्या है और गेज डिस्टेंस क्या है, तो ये देखने के लिए अगली क्लास को पढ़ें, देखें, अटेंड करें।